अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, ये तो हम हर सियासी जमात से सुनते ही हैं कि कुछ ऐसे इशूज़ हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ इत्तफ़ाक़ राय होना चाहिए, इन पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद बदकिस्मती ये है कि हर सियासी जमात तकरीबन हर ही इशू पर हमें सियासत करती नज़र भी आती है। जब कोई ऑपोजिशन में होता है तो वो हुकूमत को लताड़ता है, जब दोबारा वो जाकर ऑपोजिशन में बैठता है तो फिर वो हुकूमत की लत्ते लेता है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि मईशत भी एक ऐसा मौजू है जिस पर हर ऑपोजिशन जो है वो हुकूमत को लाजमी तनकीद का निशाना बनाती है। क्या वाकई मईशत एक ऐसा मौजू है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए? जो फैक्ट्स की बात है वो ज़रूर करनी चाहिए और आपस में इत्तेफाक राय होना चाहिए। क्या इससे मईशत को स्टेबिलिटी मिलेगी? क्या पाकिस्तान जो कि कमज़ोर मईशत का हमें आगे बढ़ सकता है? इसके हवाले से जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने के लिए, आम आदमी की ज़िंदगी कैसे बेहतर होगी। प्रोग्राम में थोड़ा आगे चलेंगे तो ये भी देखेंगे कि कराची जो कि पहले ही से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार था, अब मज़ीद बारिशें हो रही हैं, फिर से बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो आम शाहराएँ वो नदियों का मंजर पेश कर रही हैं। कराची को इस सारे डिजास्टर से कैसे बचाया जा सकता है? अब तो फौज ने भी आकर नालों की सफाई कर दी, इसके बावजूद भी ये सब क्यों हो रहा है? कुछ इसके हवाले से मजीद जायजा लेंगे। आप सबको खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज करूंगी मैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि हम मईशत के हवाले से सबसे पहले जिक्र करेंगे कि आखिर इसको सियासत के साथ नथी करना चाहिए या नहीं। तो इस सिलसिले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से है, और वो है कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के जो एक्स कंट्री डायरेक्टर थे, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में मईशत उस वक्त ही स्टेबल हो सकती है जब सियासी इत्तेफाक राय हो। मैं पहले हिलाली साहब का कमेंट इस पर ज़रूर लेना चाहूँगी। हिलाली साहब, आपको लगता है कि उनकी ये स्टेटमेंट जो है वो वाकई पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम है उसकी सही तौर पर रिप्रेजेंट कर रही है उसको, और क्या पाकिस्तान की सियासी जमातें इतनी मैच्योर हैं कि मईशत जैसे मौजू पर इत्तेफाक राय कंसेंसस डेवलप कर सकें? काश के वो होते, लगता नहीं है कि वो हैं। और ये वर्ल्ड बैंक का रिप्रेजेंटेटिव ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया है और बहुत सारी चीज़ें बताए हैं पर लोगों को, और आई एम ग्लैड ही इज़ डन इट। अवाम को सुनना चाहिए वो क्या कहा है। उसने ये कहा है हमें कि 11 बिलियन डॉलर जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने पाकिस्तान को दिया है, सिर्फ 7 बिलियन डॉलर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सॉरी, 7 बिलियन डॉलर इस्तेमाल नहीं किया गया है, 4 बिलियन डॉलर इस्तेमाल किया गया है। 66% आपका जो आपको मिले थे 51 प्रोजेक्ट्स के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्या हम इतने अमीर मुल्क हैं? दूसरी बात, उसने क्या किया उसने, और आप मुझे पूछेंगे क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वो भी जवाब है। 11 फेडरल सेक्रेटरीज 3 या 4 साल में अपॉइंट हुए हैं समीना, EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन में। 4 चेयरमैन FBR अपॉइंट हुए हैं इस दौरान FBR के। और मैं आपको क्या बताऊं, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन 4 दफे बदला है लोगों ने इन 3-4 साल में। वो क्या कह रहा है? बेसिकली वो आदमी कह रहा है हमें पता नहीं है ये कौन है, क्या कर रहे हैं, इनको ये क्या गैर जिम्मेदारी, व्हाट अ टेरिबल एटीट्यूड। दूसरा वजह भी वो कहता है, वो कह रहा है कि भाई आपकी जो हुकूमत है वो तो सिर्फ IPPs का प्रॉब्लम लड़ना चाहती है। किससे? IPPs के साथ। माने वो कहते हैं तुम लोगों ने पैसे बनाए, तुम लोगों ने ये किया। भाई पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज पाकिस्तान में 50% पावर तो वो देते हैं। उनकी जनरेशन देखें, उसका जनरेशन देखें वो कितना हाई है। उस पे आप पहले ये करें और उसके बाद IPPs के पास जाएं। और 2 और वजह अगर आप मुझे मैं अभी आती हूँ, दोबारा भी बताता हूँ, मैं दोबारा भी आती हूँ। हिलाली साहब, थोड़ा सा मुझे मौका दें, इमरान साहब का भी कमेंट लूंगी। इमरान साहब, मैं आपसे थोड़ा पॉलिटिकल एंगल, इसका ज़ाहिर है फैक्ट्स एंड फिगर्स और मईशत पर हम मजीद भी बात करते भी रहते हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी मैच्योर हो गई हैं कि वो इत्तेफाक राय पैदा कर सकती है मईशत जैसे? क्योंकि यहाँ तो मईशत फेवरेट टॉपिक होता है एक दूसरे को तनकीद करने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, आपको याद होगा कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने जो अपनी पहली तकरीर की थी उसमें उन्होंने एक दावत दी थी, कहा था कि आए मिलके मिसाके जमहूरियत की तर्ज पर मिसाके मुईशत करते हैं।
और मिल के इस मुश्किल की सूरत हाल जो है इस वक्त मुल्क को जिसका सामना है उसको दूर करते हैं। लेकिन उस वक्त हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में, वो बहुत ऊपर थी और उनका ख्याल था कि हमने बड़ा एहतसाब करना है और हमने लूटी हुई दौलत वापस लानी है और ये कड़ा हिसाब है। लेकिन वो बात ये हुआ क्या, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आज मौजू नहीं है। उस पर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया उसके बाद हमारे कहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। आपने ना तो एहतसाब किया, ना आप लूटी हुई दौलत वापस ला सके, ना आप करप्शन ख़त्म कर सके, और आपने एक सुनहरी मौका भी गवा दिया। सुनहरी मौका मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर अपोजिशन ने वो सिर्फ दावा ही किया था तो आपके पास एक ऐसा सुनहरी मौका था कि आप उनको हाँ कहते और उन्हें एक्सपोज कर देते कि देखें जनाब, हमने तो इन्होंने किया, हमने उसका खैर मकदम किया और हमने कहा आए मिलके करते हैं। लेकिन जैसे ये नैब के मामले में किया हाँ जी, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ बातें करते हैं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। हमने तो इन्हें पूरा मौका दिया लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अपोजिशन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है। आवाम कहते हैं कि वाकई हुकूमत कुछ करना चाहती है, लेकिन आपने वो मौका भी गवा दिया। और फिर आपने, जैसे लाली साहब ने बताया कि जो कंट्री हेड थे वर्ल्ड बैंक के, जब वो कहते हैं कि 66% आपका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो उससे आपका ये कंसर्न नजर आ जाता है, आपका रुझान नजर आ जाता है, समझ आ जाता है कि आप मुल्क में करना क्या चाहते हैं। आपने ना प्रायोरिटीज क्या हैं? ना मेगा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ना आपकी जो तरक्याती काम है उनकी तरफ तवज्जो, ना इंडस्ट्री की तरफ तवज्जो, और अवाम की बदनसीबी ये और हुकूमत की मैं कहूँगा खुश नसीबी कि फिर कोरोना आ गया। अच्छा, कोरोना से आपको एक शरई यूजर मिल गया कि जनाब कि हम इसकी वजह से कुछ नहीं, हमारा तो बड़ी अच्छी जा रहा था सारा काम, हमें तो जो है ना इस कोरोना की वजह से मईशत का भट्ठा बैठ गया। ये नहीं आपको पता कि आपने इसका भट्ठा बिठाने के लिए खुद कितने जतन किए। जी लाली साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये तो ठीक है, ये कोरोना के बारे में, कोरोना हैज़ कास्ट अ पोल ओवर एवरीथिंग। ये छोड़ें बात, थोड़ा सा अपने गलतियाँ हैं, अपने कोताहियाँ अवाम को सुनाए ना। एक एक्सपर्ट आपके बारे में क्या कह रहा है और क्या कहा उसने कहा कि तुम जनरेशन कॉस्ट जो है, तुम्हारे पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो पब्लिक को बिजली देती है, गवर्नमेंट कंट्रोल, उसका इतनी जनरेशन कॉस्ट क्यों हाई है, उसको क्यों नहीं तुम कम करते हो? तुम आईपीपीज के पीछे लगे हो, उनको तो पहले कम करो। तीसरी वजह, आपको पता है समीना 75% बिजली पाकिस्तान में सब्सिडाइज्ड है, और आपको पता है किस किस्म की सब्सिडी है? ये सब्सिडी रिच एंड पुअर, ये दोनों को एक ही सब्सिडी है। आप एक ओलिगार्क हो, आपके पास इंडस्ट्री हो, आपके पास इतने पैसे हो, और वो गरीब आदमी जो 2 कमरे के इसमें होता है उसका और आपका, यू गिव द पे द सेम। क्यों नहीं आप उससे कम लो, दूसरे से ज्यादा लो, कि उसको ख्याल आए कि मैं भी बचाना मुझे भी पैसे बचाने हैं। चौथा रीजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात जो पहले आपने की थी, हमारे ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट में कोई डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी का कोई इत्तेफाक है ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ टैक्स पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिटिकल कंसेंसस इकोनॉमिक पॉलिसी पे है ही नहीं। और अब मैं आपको बताता हूं वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है बच्चू बाज आ जाओ, वो कह रहा है गेट रेडी, गेट योर ब्लडी एक्ट टुगेदर। इसलिए कि अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने अभी फैसला किया है कि अगर आप आईएमएफ के साथ आपका लेटर ऑफ इंटेंट और लोन ना हो, ना हम पैसे आपको देंगे, ना वर्ल्ड बैंक, ना एडीबी आपको पैसा देगा। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी उसने बना दी। अच्छा, लेकिन जो हिलाली साहब आपने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को बेहतर करें। अच्छा हिलाली साहब, जो आप इससे पहले पॉलिटिकल उस पर बात कर रहे थे, मैं जरूर कुछ सुनवाना भी चाहती हूँ नाजरीन को, कि जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, और हमने कभी नहीं देखा कि हुकूमत कोई पॉलिसी लाई हो तो ऑपोजिशन ने कहा हो कि हाँ जी ये मईशत के हवाले से इनकी अच्छी पॉलिसी है, भले वो इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में तब की बात हो या अब की बात हो। और इसी तरह हमने नहीं कभी देखा कि कोई ऑपोजिशन ने कोई तजावीज़ अच्छी दी हो कि जी आप यूँ कर लें तो बेहतर हो जाएगा, और उसको हुकूमत ने एडमिट भी किया हो। बल्कि होता क्या रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। इमरान खान साहब आज भी क्या कहते हैं कि जब भी हम कुछ करने लगते हैं तो ये एनआरओ वाला टोला मुश्किलात खड़ा करता है, यानी वो 2 साल बाद भी यही कह रहे हैं कि हम 2 साल इसलिए मुश्किल में गुजरे। क्या उनका कहना था, उन्हीं की जुबानी सुनिए। 2 साल हमने बड़े मुश्किल गुजारे हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे,
हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरे हुए थे। 2 साल हमारे वो गुजरे हैं जो कि पहले तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना था। फिर आपको पता है एनआरओ का जो क्राउड है वो हर जगह इकट्ठे हो जाते थे, हर चीज में वो शोर मचा देते थे कि जी एनआरओ 2 तो हम फैटफ का बिल पास करेंगे, एनआरओ 2 तो हम कश्मीर में आपको सपोर्ट करेंगे। तो एक तो उन्होंने मुसीबत डाली हुई थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब का व्यू है। ऑपोजिशन दूसरी जानिब क्या कह रही है? वो कहती है इन जैसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट तो किसी को मिला ही नहीं, फिर भी ये परफॉर्म नहीं कर सके। वो भी सुन लीजिए, एहसन इकबाल साहब ने आज काफ़ी लत्ते लिए हुकूमत पे। इमरान खान साहब की वो हुकूमत है जिसको सबसे ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिली है। 2 सालों में पाकिस्तान की मईशत को 7% गिराया गया है। पिछले 2 सालों में जितने कर्जे इस हुकूमत ने लिए हैं पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे हैं। आपने कर्जों के दलदल में हमें धंसा दिया है। तो फिर इमरान साहब, ये जब सिचुएशन है कि हर कोई आकर अपनी वो उन पे डाल रहे हैं, वो उन पे डाल रहे हैं, तो फिर मईशत कैसे बेहतर होगी? देखें, अगर इन बातों पे जाएं ना आप, तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत के 5 साल पूरे भी हो जाएंगे ना, तो आपको यही कहेंगे कि हम इसलिए कुछ नहीं कर सके कि हमें अपोजिशन ने करने कुछ नहीं दिया। और अगर असद इकबाल साहब की बात पे आ जाएं तो उन्होंने बड़ी अच्छी आज बातें की हैं, सोशल जस्टिस की भी बात बड़ी अच्छी की है। तो अगर वो क्या ही अच्छा होता कि अपनी जो हुकूमत थी उसमें भी वो यही बात कर लेते और उससे होता ये कि अवाम का कोई भला हो जाता। हम ये सिर्फ ना, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पॉइंट स्कोरिंग पे बातें करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अब इमरान खान साहब के हवाले से अगर बात कर लें तो प्राइम मिनिस्टर जब कल लाहौर आए हुए थे तो हमारे वाकफान हाल के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा, ब्यूरोक्रेट्स से जब वो बातें कर रहे थे तो उनसे उन्होंने ये भी कहा ब्यूरोक्रेट्स के, जी हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमें काम नहीं करने देते। हाँ जी, और हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमें ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए हमारी परफॉर्मेंस वो नहीं है। लेकिन हमने ये इरादा कर लिया अब कि चाहे मेरी हुकूमत रहे या ना रहे, मैं इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को ये भी कहा कि पहले आप हमें नहीं समझते थे, अब हम आपको नहीं समझते थे, अब 2 साल में काफी हम एक दूसरे को समझ गए तो हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि हालात वाकई कुछ बेहतर हो जाएं। लेकिन अगर आप 2 साल में कुछ भी नहीं कर पाए तो अब आगे क्या करेंगे? कम से कम रोड मैप ही दे दें, कुछ बता ही दें कि हम ये करने जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई रोड मैप नजर नहीं आ रहा। और ये तनकीद का सिलसिला एक दूसरे पर जारी रहेगा, इत्तेफाक राय नहीं होने लगा। ये तनकीद बराए तनकीद जो है ये हमारे यहाँ सियासतदानों का वतीरा बन चुका है। ये इसको अपना फर्ज या वलीन समझते हैं। ये समझते हैं कि जितना हम एक दूसरे पे तनकीद करेंगे, जितना एक दूसरे की तरफ हम गंद उछालेंगे, उससे हमें ज्यादा पसीना आएगी। हिलाली साहब, जो कंट्री डायरेक्टर साहब ने कहा वो तो हमने अच्छी तरह से जान लिया। अब आप भी कुछ बताइए कि एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी मूडीज कह रहा है आपकी मईशत मुस्तहकम है, B3 में रेटिंग उन्होंने रखी है, उससे नीचे नहीं हम गए। फिर हम आदादो शुमार में देखते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन आम आदमी की हालत तो फिर भी हिलाली साहब बेहतर तो नहीं हो रही है। हम तो फिर भी सब देख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों की हालत तो खराब हो रही है पहले से। इसकी क्या वजह नजर आती है? ख़राब हो रही है या वैसे है मुझे नहीं पता, मगर 2-3 चीज़ें जल्दी से मैं आपको बता दूं। देखिए, ये क्या बात कर रहे हैं कि ये इमरान खान कामयाब नहीं हुआ है अब तक। देखिए, 2 किस्म के गवर्नमेंट्स होते हैं। कुछ गवर्नमेंट फ्रंट लोडेड होता है, कुछ गवर्नमेंट बैक लोडेड होता है। अब इसको वक्त तो दें, ये 2 साल इसके हुए हैं। अगर 2 साल में ये कम किया है तो 3 साल बाकी हैं। लेट हिम परफॉर्म। क्या पता ये दिस इज़ नॉट अ फ्रंट लोडेड गवर्नमेंट, बाद में आके आ सके। बट द प्रॉब्लम इज, ये प्रॉब्लम है इमरान खान का नहीं, और ब्लेम करना इमरान खान को गलत है। ये प्रॉब्लम है सिस्टम का, ये प्रॉब्लम है इन लोगों का मिजाज का, ये प्रॉब्लम है इनके डीएनए का। आप समझ नहीं सकते, ये इस मुल्क में पार्लियामेंट्री सिस्टम, लॉयल ऑपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये गोरा मुल्क नहीं है जो गोरों ने हमें ये तोहफा एक दिया है, जो नहीं चल रहा है, नहीं काम कर रहा है। जो हिंदुस्तान में आप देख लिए हैं, गोरों का तोहफा एक फैशिस्ट को इलेक्ट किया है, गोरों का तोहफा एक डिक्टेटरशिप बना दिया है उधर, गोरों का तोहफा उधर के सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर दिया है। डरते हैं जजेस। ये कभी गोरे मुल्क में हो सकता है? आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ये सिस्टम ही गलत है। तो ये लेट अस कंसीड, ये नहीं कहना नहीं ये सिस्टम इज परफेक्ट, लोग खराब हैं। नो, आई डोंट एग्री। हिलाली साहब, आप बड़ी अच्छी बात की है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है,
लेकिन हम इमरान खान साहब को तो आप कहते हैं ब्लेम ना करें, हुकूमत को ब्लेम ना करें, तो ये सिस्टम फिर आप क्यों नहीं ठीक करते? मैं आपको ब्लेम करता हूँ, हिलाली साहब आप सिस्टम क्यों ठीक नहीं करते? ये आपकी जिम्मेदारी है सिस्टम ठीक करना। भाई ये आप तो नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकता। मुझे हिलाली साहब को तो फिर ब्लेम करें अगर जिम्मेदारी होने दें। अब यही बात है ना, अब आपने ही मेरे सवाल का जवाब, हिलाली साहब आपने ही मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि जब जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिम्मेदार हुकूमत है, तो फिर हम उसे ही ब्लेम करेंगे। हम आपको ब्लेम नहीं कर सकते, ये मैंने नहीं किसी कहा, और को नहीं कर सकते। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि जिम्मेवार हुकूमत है। हुकूमत के पास क्या पावर है? सबको पता है इस मुल्क में पावर किधर है। सबको पता है कि जब तक यस उधर से ना आए तो कुछ नहीं होता है। नो फॉरगेट अबाउट दैट। बात असल ये है, दिस इज अ नेशनल प्रॉब्लम। मैं खुश हूं कि वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, बड़े लोग स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क के। लेट अस ऑल गेट टुगेदर और खुदा के लिए एक फैसला करें कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। भाई अगर ये सिस्टम चलता तो 4 दफे मार्शल लॉ क्यों लगता? मुझे बताएं। चलिए अब ये एक डिबेट लंबी हो जाएगी, मुझे ब्रेक लेना है, सिर्फ आखिरी मुझे ब्रेक लेना है। मोडीज की रेटिंग के हवाले से आखिरी बात, जो हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं ना कि रेटिंग B3 होना मुस्बत है, नहीं है, नहीं वो ऑलरेडी थी, उससे नीचे नहीं गिरी। हाँ, ये बिल्कुल भी मुस्बत नहीं है। ये आप जरूर कह सकती हैं कि ये किसी भी सरमायाकार के लिए जो काबिल कबूल होने की बिल्कुल कम तरीन सतह है जी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि कोरोना ने जितना नुकसान पूरी दुनिया में पहुंचाया उसके वो खुशी सिर्फ इस बात की मनाई जा रही है कि कोरोना की वजह से जितनी लोगों की नीचे गई है रेटिंग, पाकिस्तान की जहां पे थी वो ऑलरेडी उतनी वहीं पे रही है, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरी। लेकिन बहरहाल सिस्टम इंप्रूव होने की जरूरत है, फिर कोई गवर्नमेंट्स में परफॉर्म भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट को ही करनी होंगी और जल्द करनी होंगी। अब तेजी से वक्त निकल रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का विजन ये कि तामीराती सेक्टर बेहतर होगा, तो उस हवाले से फिर मईशत का पहिया तेज़ी से चलेगा। इसके लिए एक पैकेज भी अनाउंस किया गया, लेकिन क्या वो पैकेज वाकई काबिल सताइश है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। इमरान साहब, मईशत की हम बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ी ये भी खबर, DC रेट वगैरह के ऊपर भी बड़ा लोगों को कंसर्न होता है कि जी ये जो हुकूमत ने तय किए हैं वो बेहतर नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ात भी कुछ लोगों के सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ हल्कों से। कैसे इसका तयन किया जाता है? इसमें ना आमतौर पे तो ये होता है कि DC रेट्स कम होते हैं मार्केट रेट से, और मार्केट के रेट एक्चुअली ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोग अपने वो खर्चे कम करने के लिए ना टैक्सेस से बचने के लिए DC रेट पे वो करवा लेते हैं। अब DC रेट का तरीकाकार ये होता है, DC, AC, एक्साइज इंस्पेक्टर और एक इंजीनियरिंग इंस्पेक्टर मिलके तो उसका तयन करते हैं। लेकिन रियल स्टेट वाले जो लोग हैं उनको आजकल ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि यहाँ पे हुआ ये है कि नॉर्मलीज जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया गया, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं पंजाब में, रावलपिंडी में, सियालकोट में, ओकाड़ा में, चकवाल में और दूसरे शहरों में, जहाँ DC रेट एक्चुअल रेट से कहीं ज्यादा है। मसलन अगर मार्केट में एक मरले की कीमत 1 लाख है तो DC रेट में 5 लाख है। तो उनका ये कहना है इससे हमें बड़ी मुश्किल होती है, कारोबार ठप हो जाता है, तो आप इस पे हुकूमत को चाहिए कि इसको खत्म करें। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ रियल स्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एहसन मलिक साहब भी मौजूद हैं, तो रियल स्टेट का एक नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, तो उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके क्या मुश्किलात हैं। शुक्रिया आपका एहसन मलिक साहब। बताइएगा क्या आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के साथ ही बहुत सारे मुराद का ऐलान किया गया है, क्या आप लोगों की डिमांड्स भी हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें की हैं, लेकिन उसमें काफ़ी उसके ऊपर डिबेटेबल चीज़ें भी हैं। अभी जो रिसेंटली हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो फेडरेशन की डिमांड थी, हमारी रैका की डिमांड थी कि आप पूरी दुनिया की तर्ज में इस वक्त 0% मार्कअप के ऊपर मॉर्टगेजेस और लोन्स दिए जा रहे हैं, तो आप काइंडली यहाँ पे मिनिमम 2 या 3% पे बैंक लोन्स ऑफर करें फॉर जनरल पब्लिक, कि वो प्रॉपर्टी बाय कर सकें फॉर हाउस और फ्लैट और वट एवर। बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी जो अनाउंस किया है वो ये किया है कि जो घर नया पाकिस्तान में 5 मरले तक का घर परचेज करेगा उसको 5% तक मार्कअप पे करना है, और जो
5 मरले से 10 मरले तक का घर परचेज करेगा उसको 7% मार्कअप पे करना है। अच्छा। पहली चीज तो इशू ये है कि ये मार्कअप बहुत ज्यादा है। दूसरी बात ये है कि इसको काइंडली बिल्कुल नैरो मत करें कि आप सिर्फ नया पाकिस्तान तक महदूद कर दें। नया पाकिस्तान के अलावा पुराना पाकिस्तान भी अवेलेबल है जो लोग इस फैसिलिटी को एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको सिर्फ नया पाकिस्तान तक महदूद कर देंगे तो मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप जनरेट करना चाह रहे हैं वो रिजल्ट आप नहीं ले पाएंगे। ठीक। लेकिन ऐसे मलिक साहब, आप लोगों को क्या लगता है, रियल स्टेट का स्कोप है? अगर ये इनमें चीजों में बेहतरी आए तो आप समझते हैं कि मजीद भी बेहतरी लाई जा सकती है? कुछ तजावीज? बेसिकली तो सबसे पहले रियल एस्टेट के लिए इनको कोई ऐसा अदारा बनाना चाहिए कि जो ये रियल एस्टेट सेक्टर मुल्क में एक साइजेबल रोल प्ले करता है इकॉनमी के अंदर, अब जीडीपी का एक मैक्सिमम मेजर शेयर पे करता है इन शेप ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई अदारा नहीं है कि हमने अपने इश्यूज किसके पास लेकर जाने हैं। आज तो कोई ऐसा अदारा होना चाहिए, आपका ये कहना है कि जिसको आप जो आपके इश्यूज एड्रेस कर सके। चलिए, बिल्कुल आपकी जबरदस्त सजेशंस है और आई होप कि इस पे गवर्नमेंट जो है वो कान भी दे। बहुत शुक्रिया आपका एहसन मलिक साहब। हिलाल साहब, आप इस पे रियल स्टेट के हवाले से जो लोगों के कंसर्न्स हैं और इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी तामीराती सेक्टर चलेगा तो उसमें बेहतरी आएगी, तो आपको लगता है कि स्टेक होल्डर से मशवरा नहीं किया गया इस मामले पर, इसीलिए जो रियल स्टेट के लोग हैं वो तो खुश या मुतमईन नहीं है पूरी तरह? देखिए, पहले ये जो इनका स्कीम था, इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन के लिए कहा है कि तुम्हारे पैसे जिधर भी हो, काला, सफ़ेद, पीला, लाल, रंगीन, जिस तरीके से हो, 31 दिसंबर के पहले अगर तुम ले आओगे तो हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। तो मेरे ख्याल में पहले तो ये मुझे समझाएं कि हाउ डज़ दिस इम्प्रूव द इकॉनमी, ये कैसा आपका ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करता है। चलो छोड़ो, वो उन्होंने कह दिया है काला, सफ़ेद, पीला, जैसे भी हो, हम पूछेंगे नहीं। इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने लिखा है कि 60 गज़ के 60 गज़ के पे अगर आप एक जो भी बनाए घर, उसको आप 17 लाख के लिए बेच सकते हैं। मैंने आज एक आदमी से पूछा, रियल एस्टेट डेवलपर, क्या ओनर, तो कहता है यार इट्स रिडिकुलस। कहता है 17 लाख के लिए आप 60 स्क्वायर फीट पे घर बेचेंगे, आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैंने कहा कितने का? तो कहता है 28 से 30 लाख। और फिर कहने लगा वो भी नहीं, इसलिए क्या कहता है ये बैंक्स, ये तुम समझते हो बैंक्स तुम्हारे को लोन देंगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं देंगे अगर मेरे पास कोलैटरल हो। कहते वैसे नहीं देते हैं, वो मुझे देंगे लोन इसलिए कि वो मुझे जानते हैं, तुम्हें वो जानते ही नहीं है, वो तुम्हें लोन नहीं देंगे। तीसरी बात, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि ये ज़मीन जो लेके आप इनको देंगे, ये मेन शहर से कितना फासले पे होगा? हाँ बिल्कुल। क्या 70 किलोमीटर के फासले पे होगा? सही। और अगर है तो आप आएंगे तो फिर कैसे? वहाँ कौन परचेज करेगा? बिल्कुल ठीक है। तो बहुत सारे फ्लॉज हैं जिनको अभी एड्रेस करना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। इन पे हम उम्मीद करते हैं कि कोई खैर हासिल मज़ीद भी बहस हो और लोगों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। प्रॉब्लम्स की बात हो रही है तो कराची शहर की प्रॉब्लम्स को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं, जो कि इस वक्त सही तौर पर मुश्किलात में हैं, जहाँ की इलेक्ट्रिक के मसले हैं, जहाँ सीवरेज के मसले हैं और मज़ीद बारिशें आती जा रही हैं। कैसे हल होगा सब, एक ब्रेक के बाद। कराची की सूरत हाल अबतर है, सबसे बड़ा शहर है और सबसे ज़्यादा मसाइल हैं इसके। कोई इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं। पॉलिटिकली तो सब कहते हैं हमारा शहर, लेकिन इंतज़ामी तौर पर कोई भी इसका ऐसा लगता है कि वाली वारिस ही नहीं। यही वजह है कि आज यहाँ पर ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है आवाम की, और इसी पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, हम तो सोच रहे थे कि NDM में आया है, फिर FW की जो टीम है वो भी आई है, नालों की सफाई होगी, अब शायद सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन सूरत हाल तो वैसी की वैसी ख़राब है। आप जो मर्जी कह लें, लेकिन बिलावल भुट्टो सरदारी ने जो बात कर दी थी ना कि जब बारिश आती है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कराची के ड्रेनेज सिस्टम को सामने रखते हुए ये बात की थी। जब आप सिस्टम ही ठीक नहीं करेंगे तो उसमें FW हो
NDMA हो या कोई भी हो, वो क्या करेगी? वो पंजाबी कहते हैं बुक्का पढ़ के तो पानी कड्डन तो रहे। इसलिए समझता कि इस तरह से हो। मैं ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जो बात की थी, आप समझे कि वो एक लीडर की और उनके विजन की बात थी, अंदर की बात वो बता रहे थे। उसकी वजह ये है कि 12 साल से मुसलसल वहां पे उनकी हुकूमत है। उन्हें पता है कि उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की है, कितना काम किया। वो कराची शहर जिसका मुल्क की मजमूई पैदावार में 20% हिस्सा है, टैक्स रेवेन्यू में 45% उनका हिस्सा है, ये सारी चीजें हैं। सनतों से वाबस्ता 60% लोग जो हैं वो उसी शहर में काम करते हैं। तो फिर उतना जब काम करें 12 साल से जिसकी हुकूमत हो, तो उनका बड़ी आपने वैसे अच्छी बात की, लेकिन ये लोग तो बड़ा गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने वाले। इनके खिलाफ कौन तहरीक चलाएगा? मैं बताता हूँ इनके खिलाफ तहरीक कौन चलाएगा। कौन? सोशल मीडिया पे आपने एक फुटेज देखी होगी जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चली है, जिसमें वो एक बिलबोर्ड जो है ना कराची में, चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस भी हाँ जी, वो मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है, उसको लगा और फिर दूसरे को लगा और वो गिर गया। अल्लाह का शुक्र है वो बच तो गए हैं। लेकिन वो फुटेज देख के मुझे तो तरस आता है, आम शहरी को तरस आता है। लेकिन ये हमारे सियासतदान कराची में जो कामयाब होते हैं वो इतने जालिम हैं, इनको शायद तरस भी नहीं आता, ना अपने बच्चों पे ना हमारे खानदानों पे, और ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है लाली साहब, आप तो लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे कि ठीक है फौज आ रही, लेकिन उनका काम नहीं है कि वो नालों की सफाई कर देंगे, ना ही इससे कोई मसला हल हो जाएगा। और हमें वो दिखा भी अब कि दोबारा बारिश हुई है तो दोबारा अर्बन फ्लडिंग हो गई है सारी। तो ये फिर किस तरह से मसला हल होगा सर? जो हमारे पास आखिरी ऑप्शन होता था, अब तो हमने वो भी आजमा लिया। मुझे एक चीज़ पे हैरानगी होती है कि हमने तो देख लिया है कि 12 साल से इन लोगों का क्या रवैया है और क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स द सिटी, टुवर्ड्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ज़ीरो, कुछ नहीं है, इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। तो जब हम ये देख लिया है तो हमने फ़ौज को फिर कहा कि आके आप सफाई करें। मैं ये हैरान हूँ कि फ़ौज ने क्यों कहा हाँ, सफाई की तो बात है ही नहीं। मिसाल के तौर पे आपने तो देखा है कि मैंने देखा है, बम्बई आप जाके देखें पानी में डूबा हुआ होता है, जकार्ता आप चले जाएं पानी में डूबा हुआ होता है, न्यू ऑर्लिन्स आप चले जाएं जब हरिकेन स्टॉर्म्स आते हैं तो उधर डूबा हुआ होता है। मगर फ़र्क ये है कि 2-3 घंटे में वो साफ़ हो जाता है। वो इसलिए साफ़ हो जाता है कि वो जो ड्रेन्स बनाए गए हैं उनके लिए, उनका एक विड्थ होता है, चौड़ाई होती है, और वो साफ़ होते हैं उस वक्त जब बारिश आने का वो होता है। अमूमन साफ़ रखते हैं उसको। अब इधर 100 फुट और 130 फुट के ड्रेन्स की चौड़ाई जो है, अगर वो 8 फुट पे आ जाए जो आज है और 10 फुट पे आ जाए, तो मैं तो हैरान हूं कि फौज ने ये नहीं कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो हमें हुक्म दिया है 8 और 10 फुट के ड्रेन्स रह गए हैं, बाकी सब जमीन घर बन गए, दुकान खुल गए और हर लिहाज से तो हमें इनको तोड़ना होगा। वो तो उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए 2 सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कराची की। मसले तो देखें, 2 सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं कराची में, जिसमें 300 और 400 गज का उनको बहुत सारा जमीन मिला है, जिसमें वो क्या करते हैं कि सूरेज ट्रीट करते हैं, मैन्योर बनाते हैं, गोबर किस्म की चीज, और वो मैन्योर वो बेच सकते हैं। अच्छा। उधर क्या हुआ है, एक सूरेज प्लांट जिधर है 1400 प्लॉट्स बन गए, और दूसरे में महमूदाबाद के नजदीक 2500 प्लॉट्स बन जाएं, और ये सब कराची के रखवाले जो हैं, ये MQM टाइप्स जो हैं, जो कहते हैं हाय हमारे शामिल रहे हैं इस बर्बादी में, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल सही, दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये चाइना कटिंग 2500 के उन्होंने किया है। ठीक। तो देखिए, आप उन्हीं लोगों को कहते हैं वही काम करें जो वो खुद खराब करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आखिर में 1 मिनट का टाइम रह गया इमरान साहब। फिर तो ये वही बात हो गई कि मसला फिर सफाई का नहीं है, मसला तो फिर वहां पे भी सिस्टम का ही आ गया। जो आप सिस्टम की बात कर रहे थे। अब देखेंगे कराची में इस वक्त 21 में से 14 सीटें जो है ना वो PTI ने जीती थी।
इस उम्मीद के साथ कराची वालों ने वोट दिए थे पीटीआई को कि ये कामयाब होकर हमारे मसाइल हल करेंगे। आपको याद लेकिन होगा सर ये तो काम बल्दियाती हुकूमतों या मेरी सिंध गवर्नमेंट का है ना, वहाँ पे ये नाले नहीं- थोड़ी बनाएगी नहीं, बात ये PTI। नहीं है, बात ये है कि इन्होंने 3.5 अरब के करीब मार्च में दिए भी थे तरक्याती फंड्स के नाम पे अपने MNAs को। मैं ये कहता हूँ कि ये जो अब तो अपोजिशन ने भी मुतालबा करना शुरू कर दिया और सियासी पार्टियों ने भी कि आप खुदा के वास्ते वफाक इसका कंट्रोल संभाल ले। मैं तो कहता हूँ अगर नहीं ये हो रहा तो वफाक इसका कंट्रोल क्यों नहीं संभालता? इस कराची शहर को मुराद खुदा अली होने शाह से क्या बचाएं। कहता है? वो कंट्रोल मुराद अली शाह संभालेंगे तो उधर सिंध जाता गवर्नमेंट है? तो सर पे बाजू रख लेगी, वो नहीं, लोग कहेंगे ये क्या नहीं, इन्होंने कर दिया। सुनिए तो जी सही, लाली साहब। सुनिए तो सही। मुराद अली शाह उधर जाके कहता है मैं पता क्या करूंगा, ये सब गलत लोग जो इन्होंने घर और दुकानें बनाए इनका नाम मैं पब्लिश करूंगा। पब्लिश करोगे? वो तो शेमलेस पीपल है, खुदा के लिए वो शेम नहीं होगा उनको। ठीक तुम है। क्या बात करें? ये चलें। पता नहीं किस जमाने में किधर रह रहा है ये। बिल्कुल ठीक है, चलिए हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन बात के क्या वाकई जाके वफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में कुछ करना है, इसके लिए क्या कानूनी जवाब मौजूद होंगे ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अगेन वही बात है, बहुत सारी चीज़ें जो लोकल गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं उस तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा है, ये तो खुद PTI का भी एजेंडा रहा है और ये इसमें तो कोई ममानियत नहीं है। बहरहाल देखना ये कि आइंदा आने वाले दिनों में इस सिलसिले में क्या होता है, लेकिन कराची शहर की मुश्किलात यकीनन खत्म होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।